हेलो स्टूडेंट्स। नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों रे ऑप्टिक्स के, उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। चलो जरा सवाल देखते हैं क्या बोला है। इसमें दिया है टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। देखो दो ग्लास से बने हुए लेंस हैं, ठीक है, एक जैसे। इक्वी कॉन्वेक्स पता कैसे होते हैं? जिनकी दोनों तरफ की रेडियस बराबर होती है। जैसे कोई लेंस है, मान लो इधर साइड में बना देता हूं मैं, ये लेंस है, इसकी इधर की रेडियस भी आर है, इधर की भी आर है। ऐसे लेंस को कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब ये ग्लास से बने हैं, इनका म्यू जो दे रखा है वो 3/2 है। इनको दोनों की फोकल लेंथ एफ है, पहले की भी दूसरे की भी। इनको आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया भाई। अब इनके बीच का जो ये स्पेस है, इनके बीच की जो ये जगह है, तो इस स्पेस को हमने पानी से भर दिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी एक लेंस बन गया। अब ये एक दो लेंस नहीं रहे, बीच में एक और लेंस बन गया, 3 लेंस हो गए। इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ डैश। अब पूछा है इन तीनों को मिला के द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इन तीनों को मिला के फोकल लेंथ कितनी होगी। तो भाई साहब पहले की फोकल लेंथ पता है, दूसरे की पता है, लेकिन ये बीच में जो तीसरा बना है इसकी फोकल लेंथ नहीं पता। पहले तो इसको पता लगाओ। कैसे पता लगाएं सर? तो उसके लिए तरीका है, इसकी दोनों तरफ की रेडियस वही होगी जो इन दोनों लेंस की थी। अब ये लेंस की एक जैसी रेडियस हमने आर मान ली थी, तो पहले ये आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे इस तीसरे लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 -1/r2, ये लगाते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा के म्यू की वैल्यू रख दी 3/2 -1 1/r1, इधर की रेडियस r1 वो है आपकी प्लस r, और 1/r2 इधर इसे मैं r1 मानने जा रहा हूँ और इधर वाली को r2 मानने जा रहा हूँ, तो ये हो गई -r। ये आगे सॉल्व करके 1/f बराबर 3/2 -1 1/2 हो गया। ये 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, ये आ गया 1/2, तो 2/r, 2 से 2 कट गया, तो f 1/f बराबर 1/r, तो f बराबर आ गया बच्चों r। चेक करो ठीक है कि नहीं। देखो r रेडियस निकल आई, f तो दे ही रखा था उन्होंने, इस लेंस का f दे रखा था, इस लेंस की फोकल लेंथ f दे रखी थी, r आ गई। अब ये r किस काम आएगी हमारी? ये जो तीसरा लेंस बीच में बन रहा है इसकी फोकल लेंथ निकालने के काम आएगी। तो इसकी फोकल लेंथ f डैश मान रखी है हमने, उसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू -1 1/r1 -1/r2। म्यू कितना है इसका? तो इसके अंदर जो भरा है आपने वाटर भरा है, देखो इसका म्यू दे रखा है 4/3, तो 4/3 -1 और 1/r1 की वैल्यू, इधर वाले को r1 कहेंगे तो माइनस का r, और 1/r2 इधर वाले को r2 बोलेंगे, इस वाले को तो प्लस का r। इसे सॉल्व करके बचा 1/3 माइनस का 1/r और माइनस का 1/r माइनस का 2/r, ये 1/f डैश की वैल्यू आ गई। तो f डैश को इसको उल्टा कर दो तो 3/2r, वो भी माइनस में 3/2r। लो जी ये आ गया। अब देखो तीनों लेंस की फोकल लेंथ पता है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने के लिए f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते हो, 1/f1 1/f2 1/f3, तीनों की निकालनी। 1/f1 f1 तो पहले की फोकल लेंथ f है तो f, दूसरे की फोकल लेंथ f है तो f, और तीसरे की निकली f डैश तो 1/f डैश। तो उठा के यहां से आप एक काम कर सकते हो, देखो ये हमने यहाँ पे f डैश जो निकाली थी, यहाँ r की वैल्यू हमारी f आई थी, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो उससे f डैश पता चल गया माइनस का 3/2f। रखो 1/f, f को f रहने दो, दूसरे को f को भी f रहने दो, और f डैश की जगह रख दो माइनस में 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1/f डैश करोगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/3f वो भी माइनस में।
एलसीएम ले लो भाई साहब 3f, इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे 3 और माइनस में इससे 2, तो ये बचेगा 6 माइनस 2 4/3f 1/f इक्विवेलेंट। तो यहां से इसको उल्टा करोगे तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 3/4f। लो जी, ये तीनों लेंस की टोटल फोकल लेंथ हमारे पास आ गई, तीनों लेंस की। तो ये कितना आंसर है 3/4f। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ो, इस टाइप के बहुत सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, मैच द corresponding entries of column 1 with column 2, m is the magnification produced by the mirror। देखो कॉलम 1 में m की वैल्यू दी हुई है और कॉलम 2 में मिरर दिया हुआ है, कौन सा है या इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल या रियल। m पे मतलब इसकी प्रॉपर आपको मैचिंग करानी है। देखो m की वैल्यू -2 होने का मतलब समझते हो आप क्या होता है? -2 मतलब सर अगर इमेज जो है वो h हाइट की है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट h हाइट का है, तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी और डबल हाइट की बनेगी, 2h, और उल्टी बनेगी। तो इस केस में m की वैल्यू होती है -2। अब ऐसा आप खुद सोचो, ऐसा कब होगा? तो ऐसा सर कॉनकेव मिरर में हो जाता है। मैं आपको कॉनकेव मिरर का एक केस याद दिलाता हूं, उसमें हो जाता है कैसे। जब हम सी के और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज सी से परे बनती है और साइज में ज्यादा बनती है, तो कॉनकेव मिरर। इसका मतलब ये तो मैच कर गया कॉनकेव मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और दूसरा, तथा इस केस में जो ये इमेज बन रही है डबल साइज की बनी, उल्टी बनी, तो m की वैल्यू -2 हुई, और साथ में रियल भी तो बनी, तो m की -2 वैल्यू रियल पे भी लगा दो आप इसको, ठीक है। तो m इज इक्वल टू -2, एक तो b से कनेक्ट हो गया, एक c से कनेक्ट हो गया। और चेक करो, m इज इक्वल टू -1/2 का मतलब क्या है कि उल्टी बनेगी और साइज में छोटी बनेगी। तो वो भी कॉनकेव मिरर में देखो पॉसिबल होता है, वो भी दिखाते हैं आपको कहाँ होता है। ये मान लो कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को सी से पर रखो, ठीक है, तो इमेज जो बनेगी वो सी के और एफ के बीच में बनेगी, उल्टी बनेगी, साइज में छोटी बनेगी। अगर इसकी हाइट 2h होगी तो इसकी h हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी m की वैल्यू -2 हो गई। इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है और कॉनकेव मिरर वाली बन रही है, रियल बन रही है और कॉनकेव मिरर बन रही है। तो ये भी बी और सी से ही मैच हो गया। -1/2 बी से मैच हुआ, एक तो कॉनकेव मिरर में बनी है सर और रियल भी बनी, तो ये भी बी और सी से मैच हो गया। समझ में आया? ये भी बी और सी से मैच हो गया। आगे बढ़ो, +2 +2 का मतलब इमेज सीधी बने और डबल साइज की बने। तो ऐसा होता है जब हम फोकस से आगे रखते हैं। सारे केसेस याद होने चाहिए आपको कॉनकेव मिरर के। फोकस से अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे रखें तो इमेज जो बनती है साइज में ज्यादा बनती है, सीधी बनती है। तो अगर इसकी हाइट h है तो इसकी 2h होगी, सीधी बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि h और 2h कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन इमेज वर्चुअल बनेगी। तो +2 में इमेज वर्चुअल बन रही है और कॉनकेव मिरर के साथ बन रही है। तो इसको m इज इक्वल टू +2 को कॉनकेव मिरर से और उससे मैच करा दो, कॉनकेव मिरर हो गया और वर्चुअल इमेज हो गई। तो बी और डी हो गए, ठीक है। तो ये तो साफ नजर आ रहा है, फिर तो डी ऑप्शन है। देखो ए की मैचिंग बी और सी से हुई, ए की मैचिंग देख लो बी से और सी से हुई, फिर बी की मैचिंग बी और सी से ही हुई सेम, और फिर सी की मैचिंग बी से और डी से हुई, बी से और डी से हुई, फिर डी की मैचिंग बची बस ए से और डी से, तो ये ए से हो जाएगी और ये डी से। इसे देखने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी देखना चाहो तो आप देख लो। ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज बनती है तो वो हमेशा सीधी बनती है, छोटी बनती है साइज में। तो m की वैल्यू 1/2 हो सकती है उसी केस में, सीधी बनती है और छोटी बनती है बस, और वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बन। ये सारे केसेस याद होने चाहिए। 6 केस तो होते हैं भाई साहब आपके कॉनकेव मिरर के, और एक केस होता है कॉन्वेक्स मिरर का। साथ के साथ केस याद होने चाहिए आपको, बिल्कुल आराम से आप इसको कर लोगे फिर सवाल को। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। इस टाइप का सवाल आप कर चुके हो अभी, वीडियो का पहला सवाल यही था। टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस, ठीक है, दो ऐसे ही थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, मान लो एक ये और दूसरा ये, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टेक्ट। इस तरीके से ये रखे हुए हैं, दोनों की कॉन्वेक्स सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट है। इनके बीच का जो ये स्पेस है इसको हमने किसी ऑयल से भर दिया, तो अब ये दो नहीं तीन लेंस हो जाएंगे। एक इधर वाला, इसकी फोकल लेंथ एफ, ये इधर वाला, इसकी फोकल लेंथ एफ, और बीच में जो बना इसकी मान लेते हैं एफ डैश, ठीक है। तो इन दोनों लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो इन्होंने कहा टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस ईच हैविंग रेडियस, तो ये दे रखी है आपको, ये रेडियस कितनी दे रखी 20 सेंटीमीटर, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5, ठीक। और पहले एफ निकाल लो इसका, तो एफ निकालने के लिए म्यू -1, 1 में R1 -1 में R2, 1/f बराबर, तो 1/f बराबर म्यू 1.5 -1, 1/R1, R1 की वैल्यू रख दो, इधर की रेडियस R1 होगी वो तो इन्फिनिटी है, इधर की रेडियस R2 होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, तो R1 तो इन्फिनिटी हो गया, -R2 हो गया -20, क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट में पड़ेगा इसलिए -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0.5 बचा, 1/∞ 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/20, ये आ जाएगा 0.5/20, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ 4, 1/40 आ गया 1/f, तो f आ गया बच्चों 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन दोनों लेंस की फोकल लेंथ तो हमें पता चल गई 40 और इसकी भी 40। अब ये जो बीच में आपने ऑयल भरा है जरा इसकी भी निकाल लो, 1/f डैश फोकल लेंथ, तो म्यू -1, 1/R1 -1/R2, म्यू म्यू दे रखा है इसका 1.7, देखो ये दे रखा, R1 और R2 की वैल्यू 1/, ये हो जाएगी -20, इधर की भी 20 है, देखो ये माइनस में हो गया, और इधर की भी 20 है, ये भी माइनस, ये प्लस में होगी +20, तो ये आ गया 1.7 -1.7 बचा, वन माइनस का 1/20 माइनस का 1/20 2/20 बचा, माइनस का 2 से काटो, पॉइंट लगाओ, 2 से इसका काटो, ये 10 रह गया, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 हो गया, तो ये बन गया 7/100, उल्टा कर दो माइनस का 100/7, ये एफ डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। एफ डैश की वैल्यू इतनी सेंटीमीटर आ गई, तो एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, एफ डैश ही आ गया। अब इस कॉम्बिनेशन की पूरे की लेंथ वो निकालनी है, तीनों की मिला के, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 1/ पहले वाले की 1/40 प्लस 1/40 और माइनस का 7/100, ये बच्चों आ गई आपके पास, ठीक है ना। आगे बढ़ो, एलसीएम लो इसका, तो एलसीएम आ गया 200, 40 से डिवाइड करो 5, 40 से डिवाइड करो 5, और माइनस में 100 से डिवाइड करो तो 14, 100 से 2 आ गया, 2 × 7 तो 14 आ गया, ठीक। ये बचा माइनस का 4 और बटे में 200, 1/f इक्विवेलेंट, तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों, इससे को इससे काट दो 50, तो -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी जो फोकल लेंथ है -50 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है, ऐसा सवाल बार बार आ रहा है तो ध्यान करो इस सवाल को, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें देखो क्या बोला है इसने, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, एक प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल म्यू, म्यू की वैल्यू दे रखी है कोट A/2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m की वैल्यू हमें निकालनी है। एक फॉर्मूला याद करो, म्यू बराबर
प्रिज्म के लिए साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 बटे में साइन a बटे 2। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी, कोट a बाई 2, इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये बन गया कोट a बाई 2 बराबर, ये यहीं रखो, ये देखो यहां से हटा के यहीं लिख देता हूं, जगह की कमी है तो यहीं लिख देता हूं, म्यू की जगह लिख दिया कोट a बाई 2। अब कोट क्या होता है, कॉस a बाई 2 बटे साइन a बाई 2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 और बटे में साइन a बाई 2। ये जो नीचे साइन a बाई 2 है ये कट गए आपस में, ये कॉस इधर बचा कॉस a बाई 2 और दूसरी तरफ बचा साइन। कॉस को भी साइन लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 बराबर उधर बचा साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2। दोनों तरफ से साइन को हटा दो, कटता नहीं है ये, बस ये मान सकते हो आप कंपेयर हो गया, अंदर के एंगल्स बराबर कर दिए हमने। तो ये बचा पाई माइनस a बटे 2, एलसीएम ले लिया हमने इसका, और इधर डेल्टा m प्लस a बटे 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया बच्चों पाई माइनस a बराबर डेल्टा m प्लस a। इसे इधर ले आओ, हमें क्या निकालना था, मिनिमम डेविएशन, तो डेल्टा m की वैल्यू आ गई पाई माइनस 2a, ये आ गया डेल्टा m। पाई होता है 180, 180 माइनस 2a, तो आंसर बैठ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये आसान था सवाल, इसमें कुछ नहीं था, ये तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसा सवाल मैंने शायद आप लोगों को क्लास में भी कराया है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो सवाल क्या बोला है, समझना जरा। इसमें कहा है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन राइट एंगल्ड प्रिज्म। एक देखो राइट एंगल प्रिज्म है, उस पे 3 कलर की लाइट डाली जा रही है, ब्लू ग्रीन और रेड, तीनों लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी। फिर कहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर दी रेड। रेड का रिफ्रैक्टिव, रेड कलर के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर जो दे रखा है रेड कलर के लिए 1.39 दिया हुआ है, और ग्रीन कलर के लिए ये 1.44 दिया है, और ब्लू कलर के लिए ये 1.47 दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जब ये प्रिज्म के द प्रिज्म विल, प्रिज्म क्या करेगा इन तीनों के साथ, पहला ऑप्शन सेपरेट ब्लू कलर, ब्लू कलर को अलग कर देगा रेड एंड ग्रीन कलर से, सेपरेट ऑल 3 कलर्स, तीनों कलर को अलग अलग कर देगा, नॉट सेपरेट 3 कलर्स, तीनों को अलग अलग नहीं कर पाएगा, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू एंड। सेपरेट करने का मतलब देखो यहां से ऐसे समझो, जैसे ब्लू अंदर गया, यहां से ब्लू अंदर जाने के बाद हो सकता है बाहर निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये बाहर निकलेगा, भाई यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो बाहर भी निकलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसमें अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए इसका, तो वो कैसे पता चलेगा हमको। तो उसके लिए आप इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहले इस प्रिज्म का क्या कैलकुलेट कर लो, इसका प्रिज्म का कैलकुलेशन कर लो, 45 का एंगल है ना, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो कि ये कितने एंगल पे पड़ेगा, और इसके थीटा सी की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल एंगल कितना होगा इसका, क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए इसका। चलो ब्लू ऐसे पड़ा, तो ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ये 45 के एंगल पे पड़ेगा, देखो यहां से ये एंगल होगा 45, तो 45 का इंसिडेंस एंगल है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ब्लू कलर के लिए थीटा सी कितना होगा, ग्रीन कलर के लिए थीटा सी कितना होगा, उसको कैलकुलेट कर लो। तो इसके लिए आप एक काम करो, पहले आपको पता है कि साइन थीटा सी की वैल्यू 1 अपॉन में म्यू होती है, पता है ये बात, तो ठीक है। अब थीटा सी क्रिटिकल एंगल ये 45 है, तो थीटा सी की वैल्यू ये इंसिडेंट एंगल 45 है, तो यहाँ पे 45 अगर रखें तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1 बटे म्यू, तो साइन 45 हो जाएगा √1 बटे √2, 1 बटे म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2।
इसका मतलब क्रिटिकल एंगल, ये 45 का एंगल क्रिटिकल एंगल का काम तब करेगा जब इसका म्यू √2 हो। √2 कितना होता है 1.41। अब इन तीनों में देखो किसके लिए ये क्रिटिकल एंगल का काम करेगा भाई, रेड कलर का जो वो म्यू है देखो 1.41 से छोटा है, ये वाला जो है ये 1.41 से छोटा है, ये 1.41 से बड़ा है 1.41 से, और ये भी 1.41 से बड़ा है। तो ग्रीन और ब्लू कलर ये तो 1.41 से ज्यादा है, इसलिए ये तो यहां से जो है ना ग्रीन कलर भी और ब्लू कलर भी ये तो बाहर निकल जाएंगे ऐसे। ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, लेकिन जो ये रेड कलर है ये तो 1.41 से छोटा है ना इसका म्यू, तो जब इसका म्यू इससे छोटा है तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इसका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा अंदर ही। तो मतलब ये रेड कलर जो है ना वो प्रिज्म से इस तरफ निकल आएगा, ये बाहर ही नहीं निकलेगा। तो देखो ग्रीन और ब्लू तो साथ रहे, रेड अलग हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बैठ गया हमारा, डी, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन और ब्लू तो देखो साथ साथ है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये जो रेड कलर है ये इन दोनों से अलग हो गया, ये प्रिज्म से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये प्रिज्म के अंदर ही इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये कलर अलग हो जाएगा इनसे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। और आसान था ये भी, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी एक आपको नई चीज पता चली होगी। चलो आज का हमारा यहीं पे खत्म होता है वीडियो बच्चों, आज के सवाल हो गए हमारे, बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दोगे। ओके, कल मिलते हैं बच्चों।